नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हमने चाइना के डेट ट्रैप के बारे में सुना है। अक्सर आप देखते होंगे कि जो चाइना है वो कई सारे लोन प्रोवाइड करता है छोटे छोटे देशों को, और वहां पर जब वो लोन रिपे नहीं कर पाते हैं तो वहां पर उनके जो जमीन है, लैंड है, उसको लीज पर ले लेता है कई वर्षों के लिए। यही सेम चीज हमने श्रीलंका के अंदर देखी है, अफ्रीका के कई देशों में देखने को मिला है। लेकिन यहां पर अब आप देखिए कि जो नेपाल एयरलाइंस है, नेपाल का जो वहां की एयरलाइंस है, उन्होंने चाइना से जो एयरक्राफ्ट है उसको परचेज किया। अब ये जो एयरक्राफ्ट परचेज किया गया है ये एक व्हाइट एलिफेंट की तरह हो गया है। जो सफेद हाथी हम कहते हैं ना, कि उसको मेंटेन करना, उसको चलाना वो फिजिबल है ही नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ था, कुछ समय पहले यहां पर नेपाल ने उस एयरक्राफ्ट को स्टॉप कर दिया था, ग्राउंड कर दिया था, क्योंकि वो उसको चला नहीं पा रहे थे, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आ रही थी। अब यहां पर उसको लीज पर सेल करने की बात चल रही है। ये आप देख सकते हो, चाइना सप्लाइड एयरक्राफ्ट टर्न्स लाइबिलिटी फॉर नेपाल, और ये सारी चीजें एक रिपोर्ट में बताई गई हैं। ये आपका काठमांडू पोस्ट, जो कि एक बहुत ही रिलायबल न्यूज़पेपर है नेपाल के अंदर, उनके द्वारा इस सब चीज के बारे में बताया गया। इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर study.iq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेपाल एयरलाइंस के द्वारा कुछ एयरक्राफ्ट परचेज किया गया था। वैसे मैं आपको बताऊं तो नेपाल के द्वारा कुछ लंबे समय से रिक्वेस्ट की जा रही थी चाइना को कि आप हमें कुछ एयरक्राफ्ट गिफ्ट के तौर पर दे दीजिए। तो चाइना ने बेसिकली ये कहा था कि पहले आप हमसे परचेज करिए कुछ एयरक्राफ्ट और फिर हम गिफ्ट के बारे में सोचेंगे। तो यहां पर अब आप देखिए 2014 में नेपाल एयरलाइंस ने कुछ एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था चाइना को। तो वो जो ऑर्डर आया है, वो जो एयरक्राफ्ट चल रहा है इतने वर्षों से, ये बेसिकली लैक ऑफ परफॉर्मेंस और डिग्रेडिंग फंक्शनैलिटी की वजह से उसको रोकना पड़ गया, और आज के डेट में वो लायबिलिटी बन के सामने उभरा है नेपाल एयरलाइंस के। और यहां पर नेपाल एयरलाइंस का अब कहना है कि दे आर कंसिडरिंग ड्राई लीज ऑफ 6 बीजिंग मेड एयरप्लेन्स। तो करीब 6 ऐसे एयरप्लेन्स हैं जिसको ड्राई लीज पर दिया जाएगा, और 1 साल से ऑलरेडी वो काम कर नहीं रहे हैं। तो फाइनली ये डिसाइड यहां पर करना पड़ा है। और नेपाल का ये कहना है कि दे वर मोर ट्रबल देन दे वर वर्थ, मतलब कि जितने का वो एयरक्राफ्ट था उससे कहीं ज्यादा ट्रबल यहां पर नेपाल को अब हो रहा है। एयरक्राफ्ट बॉट ऑन लोन। अब आपको समझना है कि नेपाल कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला देश है नहीं, तो उनको लोन वगैरह पर चीजें लेनी पड़ती हैं। तो अब लोन पर लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो एक प्रकार का जो विशियस साइकिल होता है डेट ट्रैप का, वो यहां पर नेपाल फंस गया है इसकी वजह से। और हेवी मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह यहां पर बताए गए हैं काठमांडू पोस्ट के अंदर। अब देख सकते हो आप, यहां पर लिखा है कि रेडी टू सेल दीज चाइनीज एयरक्राफ्ट। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि एक कमिटी बनाई गई है जो कि लीज रेट को डिटरमाइन करेगी कि अगर सपोज नेपाल के अंदर ही कोई उसको परचेस करना चाहता है या फिर इंटरनेशनली कोई परचेस करना चाहता है, उसको लेकर एक रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। वो रिपोर्ट फिर जाएगा बोर्ड में, और वहां से अप्रूवल मिलने के बाद जो बिडर्स हैं वो बोली लगा सकते हैं कि उस एयरलाइन को क्या वो खरीदना चाहते हैं कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर ड्राई लीज के लिए भेजा जाएगा। ड्राई लीज में क्या होता है कि सिर्फ एयरक्राफ्ट दिया जाएगा, उसमें कोई पायलट या कोई सारी चीजें नहीं दी जाएंगी, क्रू वगैरह, सिर्फ एयरक्राफ्ट दिया जाएगा। तो ड्राई लीज अगर सपोज कोई नहीं लेता है, उसको लीज पर नहीं लेना चाहता, तब उसको सेल पर भेजा जाएगा। अब सेल पर भी अगर नहीं भेजा जाए तो उन लोगों के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मतलब नेपाल एयरलाइंस किसी प्रकार से लगा हुआ है कि इसको या तो लीज पर भेजा जाए या फिर कोई उसको खरीद ले। लेकिन अगर ये दोनों नहीं हो पाया तो एक प्रकार से आप कह सकते हो काफी बड़ा लॉस होगा नेपाल जैसे देश के लिए। इनफैक्ट यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जब से एयरक्राफ्ट परचेज किया गया, जब से नेपाल के अंदर आया है, उसकी वजह से लगातार लॉस आपको देखने को मिलेगा। और ये जो भी डिसीजन लिया गया है उसमें यही बताया जा रहा है कि बार बार पहले भी ये चीज बताया गया था नेपाल को कि अगर आप ये चाइनीज मेड प्लेन्स लोगे, जैसे कि आप देख सकते हो 2 शियान MA60 और 4 हर्बिन Y12S, ये आपको देखने को मिलेगा। टोटल 6 एयरक्राफ्ट। ये लगातार हमेशा लॉस से ही जा रहा था। 2014 से 18 के बीच में जब जैसे जैसे ये एयरक्राफ्ट आते गया, वो लॉस में ही जा रहा था। और उसकी वजह से जो कैरियर है, जो नेपाल एयरलाइंस है, वो यहां पर एनुअल इंटरेस्ट रेट भी नहीं पे कर पा रही है। 1.5% सर्विस चार्ज हो गया, इसके अलावा मैनेजमेंट के एक्सपेंस हो गए 0.4% के हिसाब से, ये सब उसको बेयर नहीं कर पा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो ओनरशिप है एयरलाइन की, वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की है वहां की, नेपाल के अंदर, लेकिन इसको ऑपरेट किया जाता है नेपाल एयरलाइंस के द्वारा। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो 8% का एनुअल इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है लोन के ऊपर। क्योंकि यहां पर एक प्रकार से आप समझिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने
नेपाल एयरलाइंस को कुछ लोन प्रोवाइड कर दिया एयरक्राफ्ट के लिए, और उस पर 8% इनको पेमेंट करना है। तो नेपाल एयरलाइंस तो उसको कर नहीं पा रही है, इसीलिए बोला जा रहा है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो जो एक बोर्ड के मेंबर हैं नेपाल एयरलाइंस के, उन्होंने डिस्क्लोज किया कि ये जो डिसीजन था हमारा चाइना के साथ एयरक्राफ्ट परचेज करने का, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन एवर। और यहां पर यह बोला गया कि Y12 एयरक्राफ्ट हमेशा से क्वेश्चन में रहा है कि उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी यहां पर नेपाल को वो एयरलाइन खरीदना पड़ गया। और इस डील के बारे में आपको बताऊं तो 2012 में वैसे ये डील हुआ था, लेकिन 2014 में, 2017 में, 2018 में यहां पर नेपाल को जो एयरक्राफ्ट है वो मिलने लगा। और फिर आगे चलकर यहां पर चाइना ने क्या किया, 2 एयरक्राफ्ट और गिफ्ट के तौर पर दे दिए, MH-60 और एक दे दिया Y12। तो यहां पर ये जो गिफ्ट के तौर पर एयरक्राफ्ट दिया भी गया है, और आपको समझना है कि ये चाइनीज एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर कोई स्पेयर पार्ट लगेगा, मेंटेनेंस चार्ज लगेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, राइट। तो मैंने आपको बोला कि एक सफेद हाथी की तरह इतना ज्यादा यहां पर उसमें कॉस्ट आता है, तो वो सारा अल्टीमेटली पैसा किधर जाएगा, अल्टीमेटली चाइना के पास ही जाएगा, क्योंकि चाइना वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, स्पेयर पार्ट प्रोवाइड कर रहा है। और अब आप खुद सोच के देखिए, नेपाल के पास वो कैपेसिटी नहीं है उसको मेंटेन करने की, उनके पास ट्रेंड स्टाफ नहीं है, क्रू नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, उसके बावजूद भी यहां पर नेपाल को वो एयरक्राफ्ट खरीदना पड़ गया था। इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, बांग्लादेश ने ऑलरेडी ये चाइनीज एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया था। यहां पर इनफैक्ट बताया गया कि बांग्लादेश की जो इंस्पेक्शन कमिटी है उसने बोला था कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो सूटेबल नहीं है, लेकिन यहां पर आप देखिए, नेपाल ब्रॉट 6 चाइनीज प्लेन्स दैट ढाका रिजेक्टेड। तो बांग्लादेश ने रिजेक्ट किया, उसके बावजूद भी यहां पर नेपाल को वो खरीदना पड़ा था। इसी से आप समझ सकते हो कि चाइना किस प्रकार से दूसरे डोर के माध्यम से प्रेशर बनाने की कोशिश करता है इन छोटे छोटे देशों को। अब क्वेश्चन आता है आगे क्या है, देखिए आगे यही है कि यहां पर जो चाइना की एविएशन मिनिस्ट्री है, जी हां, चाइना की जो एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है, उन्होंने नेपाल एयरलाइंस को साफ तौर पर बोल दिया है कि आपके ऊपर जितना भी डेट है स्पेयर पार्ट परचेज करने का, प्री इंस्टॉलेशन, पोस्ट इंस्टॉलेशन के बाद जो भी आपने सर्विस दिया है, उसका जो भी पेमेंट करना है आप जल्द से जल्द चाइना को करिए। यहां पर ये एक तरह से वार्निंग के तौर पर उन्होंने बोल दिया है। अब यहां पर सीरियस क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि आखिरकार ये एयरक्राफ्ट कौन खरीदेगा। अब सबको पता है ये एयरक्राफ्ट अच्छे से नहीं चल सकता, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी यहां पर अब देखना होगा कि ये एयरक्राफ्ट का क्या होगा। लेकिन आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे जो चाइना की एक और टैक्टिक्स है यहां पर, किस तरह से डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है, जो कि नेपाल यहां पर फंस गया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम नेपाल की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो कि जो भारत और नेपाल का बॉर्डर है, आपको पता होगा उसमें आपको बहुत सारे क्रॉसिंग्स देखने को मिलेंगे, सुनौली हो गया, भीमदत्ता हो गया, बीरगंज हो गया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे बिगेस्ट और बिजिएस्ट है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।